नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी नाइट में। आज फिर मैं हाजिर हूं एक नई और डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी है एक अतृप्त आत्मा की। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। नौकरी के पहले दिन के खत्म होते ही प्रमोद ने अकाउंटेंट मिश्रा जी से बोला, घर दिलवा दो मिश्रा जी, नया शहर है, किसी को जानता भी नहीं मैं। अरे भाटी साहब, क्यों चिंता करते हो, अपने ऑफिस के बगल वाला कमरा बिल्कुल खाली भी है और सही भी, बस अभी बात करवा देता हूं मकान मालिक से, मिश्रा जी बोले और प्रमोद का हाथ पकड़कर बढ़ लिए। 3 मंजिला बड़ी सी हवेली और उसमें रहने वाले सिर्फ अधेड़ उम्र के दंपति। आइए भाटी जी, आप मनोज शाक्य हैं और आप उनकी मिसेज। सीधे बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए मिश्रा जी परिचय करवाते हुए बोले। सामान्य अभिवादन के बाद परिचय और कमरा देने की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करी गई और प्रमोद को कमरे की चाबियां सौंप दी गईं। प्रमोद शाक्य जी के उस बेडरूम का मुआयना सा करने में लगा था। बिस्तर पर बीमार पड़े मनोज जी और एक अजीब सी दुर्गंध उस कमरे में और दीवारें काटने को लगती महसूस होती थीं, जैसे किसी की उपस्थिति हो उस कमरे में, खौफनाक सी उपस्थिति। चाबी लेकर प्रमोद अपने नए ठिकाने की तरफ बढ़ लिया था, पर जैसे कोई ताकत उससे बोल रही थी कि वो ही है जो उसे देखेगा और सुनेगा। 10 बाई 10 के उस कमरे में एक तरफ एक अलमारी रखी थी और उसके ठीक बगल में लकड़ी के पायों पर बिनी हुई एक चारपाई मौजूद थी। प्रमोद की नौकरी का पहला दिन बहुत व्यस्त गुजरा था, पर नींद उसकी आंखों से गायब थी। तंत्र की किताबें पढ़ने के शौकीन प्रमोद ने बैग से एक किताब निकाली और पन्ने पलटने लगा और एक पेज पर उसकी खोज ठहर गई। कहीं भी उपस्थित गंध से वहां रह रही आत्माओं का अंदाज लगाया जा सकता है। शुद्ध आत्माओं की गंध फूलों जैसी या मीठी होती है। कुत्सित विचार वाली आत्मा की उपस्थिति से जलने की गंध आती है और अतृप्त आत्माओं की गंध बहुत तीव्र और बदबूदार होती है। किताब उस कमरे में अतृप्त आत्मा के होने की तरफ इशारा कर रही थी। प्रमोद रात भर शाक्य जी के बारे में ही सोचता रहा। उनकी बीमारी और उस बदबू का कोई रिश्ता तो जरूर है। कल सुबह खुद मिलकर पूछूंगा उनसे। नहीं, उनसे पूछना सही नहीं रहेगा, भाभी जी से पूछूंगा। हां, यही सही रहेगा। यही सब सोचते सोचते उसे नींद ने आगोश में ले लिया। सुबह होते ही जब प्रमोद कमरे से निकला, मिसेज शाक्य कपड़े सुखाने डाल रही थीं। भाभी जी, आपसे कुछ बात करनी थी, प्रमोद बोला। जी, आ जाइए ऊपर। मिसेज शाक्य ने सहमति व्यक्त कर दी थी। भाभी जी, ये भाई साहब कब से बीमार हैं? प्रमोद ने सीढ़ियां पूरी करते ही बोला। भैया, 2 साल हो गए। बुखार से शुरू हुई इनकी बीमारी आज सीरियस लेवल तक पहुंच गई है। डॉक्टरों को दिखाया, वैद्य हकीमों के चक्कर लगाए, मंदिर मस्जिद सब जगह दुआएं मांगी, पर इनकी हालत है कि सुधरने का नाम नहीं लेती। हर दिन मौत। इतना बोल मिसेज शाक्य फपक कर रो पड़ी। आपके बच्चे? प्रमोद इतना ही बोला था कि भाभी जी बोल पड़ी। एक बेटी थी, 3 साल पहले मलेरिया ने निगल लिया। अब बस यही एक सहारा है जीने का। जिस दिन ये, इसके आगे मिसेज शाक्य की जुबान बंद सी गई और गला रुंध गया। खुद के जज्बात समेटती वो आसमान की तरफ देखने लगीं। आप शक्तियों पर विश्वास करती हैं? प्रमोद बोला। कैसी शक्तियां? मिसेज शाक्य ने सवाल किया। आत्मा, प्रेत, भूत, प्रमोद बोला। मतलब, मैं समझी नहीं। भाभी जी के चेहरे पर डर के भाव थे। मनोज जी बीमार नहीं बल्कि प्रेतवाधित हैं और इसका इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक ये न पता चले कि ये प्रेत किसका है और चाहता क्या है। प्रमोद ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मिसेज शाक्य के मुंह से शब्द जैसे फूट ही नहीं रहे थे। आंखें बस चारों दिशाओं को टटोलने में लगी थीं, जैसे कुछ याद सा कर रही हों। अक्सर घर में कोई सामान गायब सा हो जाता है और फिर मिल भी जाता है। पंखा कभी सीधा नाचता है तो कभी उल्टा। बल्ब जलने बुझने का खेल भी खेलते हैं, पर कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं। आपकी बात सुनकर, अरे बाबा, अब क्या होगा? मिसेज शाक्य भय से थर थर कांपने सी लगी थीं। चिंता मत कीजिए भाभी जी, ये शक्ति आपको नुकसान पहुंचाएगी नहीं, क्योंकि पहुंचाना होता तो अब तक पहुंचा चुकी होती। वो तो बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहती है। इसीलिए मनोज जी बीमार हैं और आप इलाज ढूंढती रहीं। आइए मेरे साथ। और प्रमोद आगे आगे उनके बेडरूम की तरफ बढ़ लिया। मिसेज शाक्य ठीक पीछे ही खड़ी हो गई। मनोज जी नींद में बड़बड़ से रहे थे, जैसे किसी से माफी मांग रहे हों। भाभी जी, गंगा जल है घर में? प्रमोद ने पूछा। जी, अभी लाई।
इतना बोल मिसेज शाक्य मंदिर की तरफ बढ़ी और गंगा जल की बोतल लाकर प्रमोद के हाथों में थमा दी। गंगा जल की कुछ बूंदें हाथ में लिए प्रमोद ने मनोज जी के पलंग के चक्कर लगाने शुरू किए। साथ ही साथ वो कुछ बुदबुदाता भी जा रहा था। हर कदम के साथ जल की कुछ बूंदें जमीन पर गिरती जा रही थीं। जैसे ही प्रमोद के कदमों का चक्कर पूरा हुआ, मनोज जी की आवाज खर्राटों में बदल गई। शक सही था भाभी जी, मनोज जी पर प्रेत का साया है। आप चिंता न करें, मैं देखता हूं कि क्या कर सकता हूं। इतना बोल प्रमोद दरवाजे की ओर बढ़ चला। दिन भर के काम के बाद शाम को फिर से प्रमोद मनोज जी को देखने गया। भाभी जी, कैसे हैं मनोज जी? प्रमोद ने पूछा। भैया, 1 साल के बाद इतनी गहरी नींद में पहली बार सोते देखा है मैंने। मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं समझ नहीं आ रहा। फिर कुछ रुक कर बोली, रात में एक बार और पूजा कर दीजिएगा। प्रमोद ने हामी भरी और कमरे पर आ गया। खाना खाने के बाद अच्छी तरह हाथ मुंह धोकर प्रमोद मनोज जी से मिलने जा पहुंचा। कैसे हैं मनोज जी? घुसते ही उसने सवाल किया। भाटी जी, सरिता ने बताया मुझे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदद की। जरा सोने से पहले फिर से एक बार वही प्रक्रिया दोहरा दीजिए। आज वाकई बड़ी शांति सी अनुभव हो रही है, मनोज जी बोले। जी बिल्कुल। भाभी जी, वो गंगा जल के साथ 2 अगरबत्तियां भी ले आइएगा, और हां, माचिस भी, प्रमोद बोला। मिसेज शाक्य तुरंत मंदिर की तरफ बढ़ी और बताया गया सारा सामान ले आईं। प्रमोद ने अगरबत्तियां जलाईं और गंगा जल हाथ में लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी। चक्कर पूरा होने के बाद अगरबत्तियां पलंग के सिरहाने खोंसकर प्रमोद ने विदा ले ली। प्रमोद ने अपने कमरे का दरवाजा जैसे ही खोला, उसे वहीं अजीब सी बदबू ने उसे घेर लिया था। कमरे में किसी की मौजूदगी साफ अनुभव हो रही थी, ऐसा जैसे कोई नाराज था उससे। प्रमोद भीतर घुसा तो सामने मेज पर तंत्र की वो किताब फटी पड़ी थी, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसे 2 टुकड़े कर दिया हो। प्रमोद डरा तो नहीं था, पर सशंकित जरूर था। शायद उस ताकत ने प्रमोद का दिया चैलेंज स्वीकार कर लिया था। रात के तकरीबन 1 बजे प्रमोद का दरवाजा बहुत जोर से खटका। खोला तो मिसेज शाक्य थीं, बहुत बेचैन और घबराई हुईं। भाभी जी, क्या हुआ? प्रमोद ने सवाल किया। उनको सांस नहीं आ रही, बहुत तबीयत खराब हो गई है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मिसेज शाक्य घबराई हुई सी बोल रही थीं। इंतजार मत कीजिए, एम्बुलेंस बुलाइए जल्दी, प्रमोद बाहर की ओर भागता हुआ बोला। 15 मिनट के भीतर एम्बुलेंस दरवाजे पर खड़ी थी। प्रमोद की मदद से मनोज जी को मिसेज शाक्य ने एम्बुलेंस में लिटाया और खुद स्कूटर लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल लिया। इमरजेंसी में मनोज जी को एडमिट कराया गया, पर 1 घंटे के बाद डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। मनोज जी को एम्स रेफर कर दिया गया था। कुछ देर में ही पास के शहर में रहने वाले मिसेज शाक्य के दोनों भाई वहां पहुंच चुके थे और उनको दिल्ली ले जाने की पूरी व्यवस्था कर ली गई। अचानक से आई इस समस्या के लिए मिसेज शाक्य तैयार नहीं थीं और घर में जेवर और कैश भी बिना ताले पड़ा था। ऐसे में प्रमोद से बेहतर विश्वास पात्र उनको कोई न लगा और घर की चाबियां वो उसे ही सौंप गईं। प्रमोद समझ चुका था कि उसकी अनुभवहीनता की वजह से ये नौबत आई थी, पर इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। उसकी क्रिया की जोरदार प्रतिक्रिया थी यह। मिसेज शाक्य ने प्रमोद को ऊपर ही सोने को बोला था और जिम्मेदारी भी दे दी थी मिशेल की। मिशेल एक कुत्ता है। सेंट बर्नार्ड नस्ल की मिशेल तकरीबन 4 फीट ऊंची थी और हमेशा छत पर बने अपने आशियाने में रहा करती थी। मिसेज शाक्य ने हिदायत भी दी थी कि उसे खाना दरवाजे के नीचे से ही खिसकाकर डाल दिया जाए। क्षोभ और शंका के मनोभावों से घिरा प्रमोद हवेली पर वापस आ गया। घर के हर दरवाजे को उसने ताले से बंद किया और सबसे आगे की बैठक में अपना सोने का इंतजाम कर लिया। अभी आंख लगी ही थी कि ऐसा लगा जैसे कोई आरी से छत काट रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं घर में किसी के न होने की खबर पाकर सेंधमार आ गए हों और चोरी की तैयारी में हों। प्रमोद खुद से बोला, पर छत पर तो कुत्ता भी है, हो सकता है उसे मार दिया हो या बेहोश कर दिया हो। यही सब सोचते हुए प्रमोद बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और आंगन की तरफ बढ़ गया। काटने की आवाज आंगन में और तेज थी, बिल्कुल साफ जैसी आरी के पत्थर पर घिसने की आती है। प्रमोद आड़ लेकर छत पर लगे लोहे के जाल को ताकने लगा। तभी मिशेल हवा की रफ्तार से जाल के ऊपर से भागी, इतनी तेज कि जाल भी थरथरा गया। सच बोला था मिसेज शाक्य ने, वाकई मिशेल बहुत खतरनाक है, पर अगर ये सही सलामत है तो छत पर तो कोई हो नहीं सकता। प्रमोद खुद से बातें कर रहा था। तभी मिशेल फिर से उस जाल से निकली और नीचे प्रमोद को देख भौंकने लगी। प्रमोद वापस बैठक में आ गया। आवाज कभी धीमी पड़ती तो कभी तेज हो जाती।
तभी अचानक आवाज की दिशा बदल गई और अब की वो किचन से आ रही थी। प्रमोद उठकर किचन की तरफ भागा तो आवाज मनोज जी के बेडरूम से आने लगी। प्रमोद उस आवाज का पीछा कर रहा था और वो आवाज उसे पूरे घर में दौड़ा रही थी। कुछ देर में हर दिशा में वही आवाज गूंजने लगी। प्रमोद वापस आकर अपने पलंग पर बैठ गया और धीरे धीरे आवाज खामोश हो गई। बेचैन प्रमोद एकटक सामने के दरवाजे को देख रहा था कि एक साया तेजी से दरवाजे के बाहर से गुजर गया। प्रमोद भागा तो दोनों तरफ से दरवाजे से बंद उस गैलरी में कोई भी मौजूद नहीं था। प्रमोद के रोंगटे खड़े हो गए थे और उसे इस घर में कमरा किराए पर लेना अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती लग रही थी। पर अब शायद कोई रास्ता नहीं था। हवेली की सुरक्षा की जिम्मेदारी से भागकर वो कहीं जा नहीं सकता था। अचानक छत पर लगा पंखा उल्टा घूमने लगा था और कमरे में लगी लाइटें जलने बुझने का खेल खेलने लगी थीं। अब तो प्रमोद को अपने हर तरफ किसी के खड़े होने का डर लग रहा था। वो पूरी रात दहशत और डर में बीत गई। ऑफिस में थोड़ा सुकून तो मिला, पर दिन गुजरकर रात का साया फिर से उसी कमरे पर आकर रुका था। आज की रात अजीब सी शांति थी माहौल में, पर उसे तोड़ने के लिए प्रमोद ने रेडियो चला रखा था। रात के 10 बजे थे। रेडियो पर बज रहे 2 गानों के बीच घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। रेडियो अचानक से खामोश हो गया और स्पीकर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। प्रमोद ने कान लगाकर उस आवाज को सुना, खजाना, खजाना, खजाना। लगभग 4 मिनट तक इसी सुर में पुकारता रेडियो बंद हुआ और फिर एक नए गाने के साथ बोल पड़ा। प्रमोद हनुमान चालीसा पढ़ने लगा था, पर शायद यह कारगर नहीं था। रात के सन्नाटे में सिक्के खनकने की आवाज शामिल हो गई थी, जैसे बहुत सारे सिक्कों को कोई हथेली में लेकर बजा रहा हो। कभी वो खनक भीतर के कमरे से आती तो कभी बाहर गैलरी से। दिशाएं बदल बदल कर हर जगह बस सिक्के खनक रहे थे। तभी प्रमोद के कान में एक आवाज गूंजी, खजाना गड़ा है। प्रमोद झटके से उठ बैठा और निगाहें आवाज को ढूंढने लगीं, पर वहां कोई नहीं था। तभी प्रमोद की नजर किचन की खिड़की पर गई। एक साड़ी पहने साए से वो रूबरू था। इसके पहले कि उसकी चीख निकलती, उसे पिताजी का सिखाया चौकी लगाने का मंत्र याद आ गया। जैसे ही मंदिर से गंगा जल उठाकर प्रमोद ने चौकी लगानी चाही, सब कुछ शांत हो गया। प्रमोद ने मंदिर के पास ही सोने का फैसला किया और वहीं बिस्तर लगाकर लेट गया। पर नजरें थीं कि रुकने का नाम ही नहीं ले पा रही थीं। उस रात और कुछ नहीं हुआ, पर नींद ले पाने की गुंजाइश न तो प्रमोद का मन दे पा रहा था, न उसकी आंखें। अनिद्रा से भरी रात और काम से भरे उस दिन ने प्रमोद को शारीरिक रूप से तोड़ दिया था, पर जाने कौन सी ताकत थी जो उसे मानसिक तौर पर मजबूती दे रही थी। आज उस भूतिया हवेली में उसकी तीसरी रात थी, पर आज वो बहुत मजबूत था मन में, शायद तैयार था हर चुनौती के लिए। आज भी रात की शुरुआत आरी की आवाज से हुई और फिर सिक्कों की खनक में बदल गई। प्रमोद कमरे के बीचों बीच पड़े पलंग पर दृढ़ बैठा था। तभी एक साया चुहल भरी हंसी की आवाजों के साथ गैलरी से गुजर गया। आंख मिचौली ही खेलोगी या काम की बात भी करोगी? प्रमोद चिल्लाया। प्रमोद के इतना कहते ही कमरा शांत हो गया, जैसे दूर से मुआयना करा जा रहा हो उसका। प्रमोद की आंखें भी कमरे के हर कोने को ताड़ रही थीं। कमरे के सन्नाटे को पायल की आवाज ने तोड़ा। छम 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 आवाज गैलरी से आ रही थी और धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ती जा रही थी। होठों तक चेहरे को घूंघट में दबाए एक महिला ने कमरे में प्रवेश किया। सफेद और लाल रंग की गहरी खड़ी हुई साड़ी, जिसके किनारे गोटे से पटे हुए थे, गले में आभूषणों की बड़ी खेप, एक एक हाथ में 2 कंगनों के बीच फंसी चूड़ियों की बड़ी सी लड़ और होठों पर कोई भी झंझबात नहीं। पायल की छम छम रात के सन्नाटे में घुलने लगी थी। उस औरत के कदम प्रमोद से 1 फुट की दूरी पर आकर ठहर गए। घूंघट के पीछे से उसकी नजर प्रमोद को ही देख रही थी। प्रमोद ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे। वो जड़वत वहीं बैठा हुआ था, बस दोनों एक दूसरे को ताक रहे थे। तभी वो औरत प्रमोद की तरफ झुकी और ठीक कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाई, खजाना गड़ा है, और फिर सीधी खड़ी हो गई। प्रमोद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, और अचानक ही उसके मुंह से निकल गया, कहां? उस औरत के चेहरे पर एक कुटिल सी मुस्कान आई और चेहरे को तरेर कर बोली, ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले तुझे एक वादा देना होगा। कैसा कैसा वादा? प्रमोद की आवाज अटक रही थी। कि तू मेरा एक काम करेगा, औरत बोली।
बिना काम जाने कैसा वादा? प्रमोद ने जवाब दिया और अचानक ही उसका हाथ उस औरत की तरफ बढ़ गया। अगले पल वहां कोई नहीं था। उस औरत की आवाज जैसे उसके कानों में गूंज रही थी, खजाना गड़ा है। वो औरत कौन थी और चाहती क्या थी, यह ऊहापोह प्रमोद को बेचैन कर रही थी। वो उठा और कमरे में चहलकदमी करने लगा। कोई तो रिश्ता है इस खजाने वाली औरत और इस घर के बीच। हाँ, इसका मतलब खजाना इसी घर में मौजूद है, पर कहां? और वो औरत चाहती क्या थी? आखिर कौन सा काम करवाना चाहती है वो मुझसे? नहीं नहीं, बिना काम जाने मुझे हां नहीं बोलनी चाहिए। प्रेत है, क्या पता मेरा शरीर ही मांग ले। यही सब सोचते हुए प्रमोद ठिठक गया। सामने की दीवार पर जैसे किसी ने पेंसिल से खजाना लिख दिया हो, पर जैसे ही प्रमोद उसके पास गया वो शब्द गायब हो गए। अब की पलटा तो सामने वाली दीवार पर एक और शब्द लिखा था, वादा। प्रमोद जोर से चिल्लाया, बिना काम जाने मैं हां नहीं कहूंगा। कमरा जैसे उसे देख रहा था, दीवारों में जैसे आंखें निकल आई हों। प्रमोद अपने पलंग पर वापस आकर बैठ गया और कुछ देर के बाद लेट गया। आज तीसरी रात उसे नींद आगोश में लेने लगी थी। शायद लगातार 2 दिन सो न पाने के कारण वो बहुत थक गया था, पर प्रमोद सोना नहीं चाहता था। वो उठकर बैठ गया और इंतजार करता रहा कि कब वो फिर से आए और उसे वो राज बताए जिसे गढ़कर वो गायब हो गई थी। पर वो नहीं आई। भाटी साहब, कुछ खोज खबर मिली मनोज जी की? मिश्रा जी ने सुबह पूछा। नहीं, पर इतना बोल प्रमोद चुप हो गया। पर क्या भाटी जी? मिश्रा जी ने सवाल दाग दिया। पर मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे होकर ही वापस आएंगे। प्रमोद ने बात पलट दी। उसे डर था कहीं उसके कुछ कहने की वजह से राज यहीं दफन होकर न रह जाए, और शायद यही राज मनोज जी की जान बचा सकता था। आज चौथी रात थी। प्रमोद दिमागी रूप से हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो चुका था। पिछली 3 रातों ने उसके मन में डर की जगह कुतूहल को बिठा दिया था। खाना खाकर प्रमोद उस औरत का इंतजार कर रहा था। बार बार घड़ी को देखता, कभी बैठ जाता तो कभी टहलने लगता। रात के 2 बज चुके थे, पर आज न तो आरी की आवाज आई और न सिक्कों की खनक। दीवारों पर भी कोई संदेश नहीं उभरे। लगता है ये सिलसिला खत्म हो गया। शायद मेरी बात को उसने न के तौर पर स्वीकार कर लिया। प्रमोद ने खुद से इतना कहा और लेट गया। 3 दिन की थकान ने उसे सोने पर मजबूर कर दिया था। कुछ ही देर में प्रमोद ने खुद को उसी घर में खड़ा पाया। यह घर तो वही था, पर दृश्य बिल्कुल अलग था। ऐसा जैसे तकरीबन कई साल पहले कमरे में लाइटों की जगह मशाल जल रही थी। एक और बड़ी सी खिड़की थी। बैठक में सोफे की जगह दीवान पड़े थे। ऐसा जैसे प्रमोद भूतकाल में पहुंच गया हो। प्रमोद ने खिड़की से बाहर झांका तो सामने एक इमारत पर यूनियन जैक लहरा रहा था। घोड़ों पर 2 गोरे सैनिक गश्त लगा रहे थे और हर दुकान पर पूछताछ कर रहे थे। तभी दरवाजा जोर से खटका। भीतर से एक औरत निकलकर आई और दरवाजा खोल दिया। डाकू के भेस वाला एक शख्स भीतर घबराया हुआ आया था। भंवरी, अब की बहुत बड़ा हाथ मारा है मैंने। देख, पूरा थैला सोने के सिक्कों से भरा हुआ है, पर पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, तू छिपा ले मुझे। वो डाकू भीतर आते ही बोला, रोशन सिंह, तुम मुझे भी मरवाओगे किसी दिन। कितनी बार बोला है कि डाका डालकर यहां मत आया करो। अब आ ही गए हो तो जाओ तहखाने में छिपो, मैं देखती हूं। भंवरी बोली। प्रमोद ने भंवरी के होठों पर नजर दौड़ाई। ये वही रात वाली औरत थी। डाकू रोशन सिंह तहखाने की तरफ बढ़ लिया था कि दरवाजा फिर खटका। अब की दरवाजे पर अंग्रेजी सिपाही थे। मैडम, कोई आया तो नहीं यहां? उनमें से एक सिपाही बोला। नहीं, किसे खोज रहे हैं आप लोग? भंवरी बोली। डाकू रोशन सिंह को, राजा साहब की बेटी और पत्नी को कत्ल करके और पैसे लूटकर भाग निकला है। वही सिपाही बोला। वो मशहूर डाकू रोशन सिंह जिसके सर पर 500 का इनाम है। भंवरी बनते हुए बोली, वो यहां क्यों आएगा? जमींदार की विधवा हूं, मैं काट नहीं डालूंगी उसे। ठीक है, परेशानी के लिए माफी चाहेंगे। आप खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लीजिए, इसी इलाके में देखा गया है वो। इतना बोल वो दोनों उलटे पांव लौट गए। उनके जाते हैं भंवरी के कदम तहखाने की तरफ बढ़ चले। प्रमोद भी पीछे पीछे चल पड़ा। तहखाने में पहुंचते ही भंवरी जोर से चीखी, कत्ल करके आए हो तुम? डाका वाका तो ठीक है, पर कातिल? तू चला जा यहां से। चला जाऊंगा, पर ये पैसे छिपा ले, बाद में आकर ले जाऊंगा, रोशन सिंह बोला। भंवरी कुछ देर तो चुप खड़ी रही, फिर कुछ सोचकर बोली, ठीक है, जा ऊपर कमरे से आरी निकाल के ला। रोशन सिंह गया
और 5 मिनट बाद एक बड़ी सी आरी के साथ लौटा। दोनों ने बारी बारी से दीवार पर आरी चलाकर एक बड़ा सा छेद बनाया और उसमें सिक्के डालने शुरू कर दिए। सिक्के गिराने की खनक पूरे तहखाने में गूंज रही थी। 2 घंटे में दीवार को बंद करके पहले जैसा कर दिया गया। फिर रोशन ने भंवरी को गोद में उठाया और ऊपर की तरफ बढ़ लिया। दोनों एक कमरे के भीतर जाकर बंद हो गए। प्रमोद बाहर ही खड़ा रहा। तभी दूसरे कमरे से 2-2.5 साल का एक बच्चा बाहर आया और मां मां करता इधर उधर भटकने लगा। उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। प्रमोद ने उसको आवाज दी, पर जैसे उसने सुना ही ना हो। उसकी मां शब्द की पुकार बढ़ती जा रही थी। तभी दरवाजा खुला और भंवरी बाहर निकली। उसने प्यार से बच्चे को गोद में लिया और दूसरे कमरे में चली गई। उसके जाते ही रोशन सिंह कमरे से निकला और मुख्य दरवाजे से बाहर चला गया। कुछ समय बाद दूर से गोलियों की आवाज आने लगी और फिर सन्नाटा पसर गया। प्रमोद ने खिड़की से झांका तो हर घर के बाहर लोगों का मजमा लगा था। भंवरी भी भागकर खिड़की पर आ गई और देखी तो डाकू रोशन सिंह मारा गया। तभी प्रमोद की आंख खुल गई। यह था तो सपना, पर शायद सच था, वही सच जिसे वह जानना चाहता था। अब उसे यह भी मालूम था कि खजाना कहां है। एक ख्याल उसके मन में आया कि उसी जगह जाकर उन पैसों को निकाल ले, पर जिस पैसे की वजह से भंवरी प्रेत योनि में भटक रही है, उसे लेकर वो शांत कैसे बैठ सकता था। पर एक सवाल अभी भी अनसुलझा था कि आखिर भंवरी चाहती क्या है। यही सब सोचते हुए प्रमोद सो गया। सुबह उठकर नहाया धोया और ऑफिस पहुंच गया। शाम के 4 बजे एक ऑटो आकर हवेली के आगे रुका और अपने कदमों पर चलते हुए मनोज जी ने गेट खोला। प्रमोद काम छोड़कर उनकी तरफ बढ़ लिया, उनको पानी पिलाया और हालचाल पूछा। भैया जाने क्या हुआ, अचानक से इनकी तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया और आज सुबह डॉक्टर ने डिस्चार्ज भी कर दिया। भगवान की दुआ से अब एकदम स्वस्थ हैं ये। मिसेस शाक्य के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। चलिए, मैं आपका सामान ले लेता हूं और कुछ बात भी करनी है आपसे, प्रमोद बोला। जी बिल्कुल, आइए। वैसे कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको घर में? मनोज जी ने पूछा। प्रमोद हंसा और बोला, कुछ खास तो नहीं, पर एक राज जरूर पता चला है। बात करते करते तीनों उसी जगह आ पहुंचे जहां प्रमोद सोया करता था। उसके बिस्तर पर एक कागज फड़फड़ा रहा था। प्रमोद आगे बढ़ा और उसे उठा लिया। बेटा, तुम कहानी जानते हो मेरी, पर मनोज को पूरा सच मत बताना। सही समझा तुमने, वो पैसा ही है जिसने मुझे प्रेत योनि में बांध कर रखा है। इस पैसे का किसी पुण्य में उपयोग हो जाए तो मेरी इस योनि से मुक्ति संभव है। मनोज बीमार था क्योंकि मेरे इशारे नहीं समझता था। तुम पहले इंसान हो जिसने बुलाया मुझे। वो पैसा निकाल लो और किसी अच्छे काम में लगवा दो ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। प्रमोद ने उस कागज को मुट्ठी में बांध लिया। क्या है प्रमोद जी? मनोज जी ने सवाल किया। कुछ नहीं, बस रफ वर्क है। प्रमोद ने भंवरी की बात रख ली थी। आप मुझे कुछ बताने वाले थे? मनोज जी ने पूछा। जी, दरअसल आपके तहखाने की बाईं दीवार के किनारे पर जहां पीला निशान लगा है, वहां एक खजाना गड़ा है। उसकी वजह से भंवरी नाम की एक महिला प्रेत योनि में फंसी हुई है और वहीं आपके स्वास्थ्य के सही न होने का कारण बनी है। आप उस पैसे को निकालकर उससे मंदिर बनवा दीजिए ताकि उनको शांति मिल सके। प्रमोद बेहिचक बोल गया। मनोज जी के चेहरे पर अजीब से भाव आ रहे थे, जैसे सवाल और संवाद के बीच फंसे व्यक्ति के चेहरे पर आते। वैसे ये भंवरी हैं कौन? प्रमोद ने पूछा। मेरी मां, मनोज ने जवाब दिया। और ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ऐसी और भी डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम विदा लेते हैं आपसे। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अलविदा।